1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये नेहरू मोतीलाल नेहरू जी हैं। 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी वो आपको लिखना है। अब डाउन करके लिखिए बच्चों, क्या क्या मांग की गई थी। औपनिवेशिक स्वराज, पॉइंट 1, औपनिवेशिक स्वराज। ये नेहरू रिपोर्ट जो कि आपकी 10 अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके अलावा 10 सदस्यों की एक टीम ने गठित हो करके और इस रिपोर्ट को मतलब एक तरह से कहिए सुधार 1935 के अधिनियम में, मतलब अगला जो अधिनियम आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, मैं रिपीट करूँगा अभी, जो अधिनियम कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने 10 सदस्यीय एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में टीम गठित की जाती है, जो कि अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में अपनी बातें रखते हैं। और उन रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी, तो औपनिवेशिक स्वराज की बात की थी, यानी कि निवेश होते हुए शासन हमारा, कानून हमारा, हमारे तरीके से आप शासक के रूप में ठीक है रहेंगे आप, लेकिन हम कानून हमारा होगा, हमारे द्वारा बनाया गया कानून होगा। तो ये सवारी मतलब नीचे रह करके अपने आप को स्वतंत्र होने की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मांग करेंगे। औपनिवेशिक स्वराज है। दूसरा बच्चों पॉइंट क्या था, दूसरी मांग की केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना। इसके पहले मैंने बोला था प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्वतंत्रता, तत्काल स्थापना। नेक्स्ट है देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, देशी रियासतों को, अगला पॉइंट है देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। सांप्रदायिक निर्वाचन की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। मौलिक अधिकार, ये तो कुछ मूल बातें थी, आदि भी लिख सकते हैं, आदि ये मूल बातें थी जो कि इनमें डिमांड की गई थी। लेकिन क्या ये संभव है जिन्होंने खाई बनाई है वो इकाई बांटेंगे? इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद औपनिवेशिक स्वराज की बात इन्होंने करी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने कही कि कर दीजिए, तत्काल रूप से कर दीजिए, है ना। तो करेंगे तो ये लोग बहुत सारी बातें इसमें मानेंगे भी, है ना, क्योंकि उनकी प्लानिंग में पहले से था, तो वो लोग मांग भी रहे हैं और चीज़ें भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलता है उसका क्वेश्चन कि नेहरू समिति में रिपोर्ट जो है उसमें मेंबर्स कौन कौन से थे, तो हो सकता है इसके बारे में। तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य और भी थे, यानी कि टोटल ये जो समिति थी 11 सदस्यों की समिति थी, ठीक है। उनमें से नेहरू समिति के सदस्यों के नाम भी आगे लिख लीजिए, थोड़ा सा आगे लीजिए कि नेहरू समिति के सदस्य, मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य, नेहरू समिति के सदस्य लीजिए बस। और किस, जैसे इसमें था ना, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये बात है कि इसमें सभी दलों के लोग होंगे, यानी मुस्लिम लीग के होंगे, हिंदू सभाएं जो होंगी उनके भी लोग होंगे, सारे लोग क्या होंगे इसमें मिले हुए होंगे और उनके प्रतिनिधि मिलकर के 11 लोग एक तरह से कहिए अपना कानून, जो साइमन कमीशन, ठीक है, सर जॉन साइमन जो कमीशन आए थे उनका जब विरोध हो गया, ठीक है, कांग्रेस ने 1927 में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में एक बात कही कि साइमन कमीशन का जोरदार विरोध होगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, साइमन गो बैक के नारे लगाने लगते हैं लोग, वापस जाओ, ये है वो है, तमाम सारी डिमांड की जाती है। तो उस पर ही बर्कन हेड जो सचिव महोदय क्या कहते हैं कि भारतीयों को चैलेंज देते हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहती है तो प्रतिनिधित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलेगी? कांग्रेस को मिलती है।
मुस्लिम लीग उतनी बड़ी पार्टी नहीं रहती है, तो उसका प्रतिनिधित्व ही केवल उसमें बीच में रहेगा, ठीक है। बाकी और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, हिंदू महासंगठन वगैरह के तौर पे जो थी, वो लोग भी आएंगे, उनके सदस्य 11 सदस्य मिलेंगे, वो कानून बनाए। कानून में ये बातें जो मैंने आपको बताई, तो बड़ी बड़ी बातें जो आपको याद होनी चाहिए कि जैसे संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में उन्होंने बात कही, सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त करने की बात उसमें उन्होंने बात को रखी, फिर औपनिवेशिक स्वराज की बात की है, स्वशासन की बात कही है उसमें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो कि नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई थी। तो क्या भी सकता है कि सबसे पहले पूछता है कि मतलब पूर्ण स्वराज की बात मतलब कहाँ कही गई, तो यहाँ पर क्या औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको समझने की बात है, लिख लीजिए प्रपोजल बच्चों। नेहरू समिति के सदस्य ऐसे करिएगा, कॉलम बनाइएगा कि किस मतलब पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से थे, उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो एक तरफ सदस्यों के नाम लिखिएगा, तो पहले मोतीलाल नेहरू लिखिए और किस राजनीतिक दल से संबंधित थे वो लिखिए। तो एक तरह से सदस्य के नाम यानी सदस्य, दूसरा लिखिए राजनीतिक पार्टी, है ना, या संबंधित दल, राजनीतिक पार्टी भी कह सकते हैं या संबंधित दल। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेसी हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और इनके सपुत्र जी और जी हाँ, वो क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं इसके। तो देखिए दूसरा नाम लिखिए जवाहरलाल नेहरू। ये आपने लिखा मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से संबंधित थे ना, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस करिए, जवाहरलाल नेहरू सचिव पद पे थे, और उसमें ये लिख लीजिएगा मोतीलाल नेहरू के बगल में लिख लीजिएगा अध्यक्ष, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सचिव कांग्रेस, राजनीतिक दल में लिखिएगा कांग्रेस, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस तीसरे नंबर पे रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, ये किससे थे, ये भी कांग्रेसी थे ना, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। तो ये 3 लोग बच्चों हो गए क्या, किससे, कांग्रेस से। अब 2 मुस्लिम लीग से मिलेंगे आपको, लिखिए उनके बारे में। सर अली इमाम, सर अली इमाम जी, सर अली इमाम साहब हैं, ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं, मतलब राजनीतिक दल में लिखेंगे आप मुस्लिम लीग, सर अली इमाम। अगले हैं बच्चों सुआब कुरैशी, सुआब कुरैशी, सुआब कुरैशी, ये भी मुस्लिम लीग से ही रहते हैं। अब 2 लोग होंगे हिंदू महासभा से, लिखिए इसमें MS अड़ुए, सॉरी MS अड़े, अड़े, MS अड़े, और गुड़ वाला अड़ा रहेगा पर मात्रा अड़े, MS अड़े। अगले हैं बच्चों MR जयकर, MR जयकर, ये भी हिंदू महासभा के हैं, MR जयकर। अगले हैं बच्चों GR प्रधान, GR प्रधान, ये हरिजन, ये पार्टी के हरिजन, इनकी पार्टी का नाम था हरिजन, GR प्रधान जी। अगले हैं बच्चों 9वें सदस्य सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह, ये सिख पार्टी से थे, संबंधित दल का सिख था सरदार मंगल सिंह। और अगले हैं तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये उदारवादी रहे, उदारवादी तेज बहादुर सप्रू, उदारवादी। अगला है बेटा MN जोशी, MN जोशी, ये श्रमिक संघ पार्टी से थे, श्रमिक संघ। अब देखिए क्या होगा अभी, अब ये जो कांग्रेस ने जो अपनी पार्टी की जो डिमांड करी, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्या करेंगे, जानते हैं जिन्ना साहब क्या थे, और बड़े बैरिस्टर थे, मालूम होना चाहिए आपको, और गांधी जी भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे।
दोनों बड़े बैरिस्टर थे। तो जो दो बड़े नेता और दो बड़े कहिए कि ज्ञानी आदमी जब मिलते हैं तो 99% चांसेस ये रहती है कि बैठती नहीं है, क्योंकि वो होने लगता है कि हम श्रेष्ठ की स्थिति बनने लगती है। तो जिन्ना साहब में भी था। तो जैसे ही ये नेहरू रिपोर्ट आएगी तो जिन्ना साहब अपना 14 सूत्री मांग अलग अपना लेके पहुंच जाएंगे कि हमारा ये लो, ये मांग करो, इसको करो। बड़ा दिलचस्प रहता है, अंग्रेज भी इसमें इंजॉय करते रहते हैं कि ये सब तो अपने लड़े पड़े भिड़े पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब शासन करना आसान हो जाता है ना। जब दो पार्टियां आपस में लड़ी भिड़ी पहुंचती हैं तो थानेदार बड़ा खुश हो जाता है। थानेदार की स्थिति बनती है कि ये तो खुद ही मरे पटे हुए हैं, तो अब इनको जो भी कहेंगे वो सारे बुद्धिजीवी लोग उस समय उस व्यक्ति की जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी उस समय बेचारे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं अपने हितों को लेकर के। तो जिन्ना साहब भी यही कर जाते हैं, उसमें 14 सूत्री मांग को लेकर के पहुंच जाएंगे। तो अब क्या होगा देखिए, एक तरफ तो सचिव वर्करहेड महोदय ने क्या कहा कि आओ और कोई ऐसा फार्मूला लेके आओ जो कि आप बताओ, हम उसको लागू कर देंगे। तो वो लेकर के चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और ले जा करके कोशिश ये करते हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रहती है, तब भी उसमें से कांग्रेस के 3 मेंबर ही लिए जाते हैं, मुस्लिम लीग के 2 लिए जाते हैं, हिंदू महासभा के 2 लिए जाते हैं, फिर बाकी के एक हरिजन से लिया जाता है, सिख से लिया जाएगा, उदारवादी लिया जाएगा, समीक्षक से एक सदस्य लिया जाता है। मतलब सबको बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है कि जो समिति बताई जाए, जो रिपोर्ट दी जाए, सारे वर्ग के लोगों का रहेगा तो उसमें उसका विरोध कम होगा। लेकिन जिन्ना अलग अपना राग गाया पड़े हुए 14 सूत्री मांग अलग कर लेंगे। तो जब 2 तकरार हो जाएगी तो अब अंग्रेज फिर वही बात कर लेंगे कि जो साइमन कमीशन की सिफारिशें रहती हैं वही फिर लागू कर देंगे, क्योंकि आप लड़ रहे हो। तो जब लड़ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नियम बन जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एक, अगर आप इतिहास से सीखें तो उससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब जो लोग लड़ते और तकरार करते हैं तो फायदा इसमें तीसरे का हो जाता है। तो यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस या बड़े भारतीय लोग लड़ रहे थे, तो उसमें क्या अंग्रेज अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले जा रहे थे, जो कानून बनाना था वो कर ले जा रहे थे। ऊपर से रियासतों का एक सिस्टम था। आगे तक देखेंगे अंग्रेजों ने इतना गजब का खेल खेला कि हिंदू मुस्लिम बांटा ही बांटा। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें वो क्या करके चले गए थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखो आज की डेट से तुम लोग जिद कर रहे हो तो भारत बने और पाकिस्तान बनेगा, और बाकी आज़ाद होते होते उन्होंने सारी रियासतें जो 563 रियासतें वगैरह जो थी लगभग करीब में, उन रियासतों को कहा कि भाई तुम स्वेच्छा से चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, चाहो तो भारत में मिलो, मन कहे तो किसी न। तो जो राजा रजवाड़े जिनके खून में होता है वो कभी किसी के नीचे नहीं रहना चाहते, तो पहले झंडा लेकर के अपना आगे होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी में भी देखते हैं पटेल जी रहते हैं तो पटेल जी सबको कन्विंस करते हैं कि नहीं भाई आप हमारे में रहो, मिलो। तो पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में क्यों जाना जाता है, एकता का प्रतीक क्यों माना जाता है, क्योंकि वो यही कार्य करते हैं कि सबको जा करके एक तो प्यार से रिक्वेस्ट करके मनाते हैं, और जो नहीं मानता है उसको अपनी शक्ति का भी परिचय दिखाते हैं कि नहीं आओगे तो फिर कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें हम कहीं जाने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसके बड़े बड़े उदाहरण आपको मिलते हैं, हैदराबाद मिलता है, जम्मू कश्मीर मिलता है, जूनागढ़ मिलता है, फिर राजस्थान की एक रियासत मिलती है, बड़ी रियासतें। बाकी लोगों को तो नेहरू जी ने पटेल जी ने तो अपने बाहुबल के ऊपर से एक वृद्ध पुरुष होते हुए भी एक तरह से एज की उस पड़ाव में जाने के बाद में भी एक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए वो भारत को एक ही करा जो भारत का स्वरूप दिखता है। अंग्रेजों ने तो इतना प्लान कर रखा था कि ऐसे टापू जैसा दिखता भारत, बीच बीच में टापू सब दिखाई देते और मैप में भारत को इतनी लंबी बाउंड्री लाइन बनानी पड़ती कि वो परेशान हो जाता, बाउंड्री ही खींचता रह जाता हर जगह पे। भाई कोई रियासत एक बीच में पता चला बस्ती एक रियासत, एक मिनट ये मान लें, तो अब पता चला इसके बाद जितना बस्ती राजा साहब उसके बाद की भारत सरकार। तो ये ऐसे ऐसे हर राजा अपने अपने एक तरह से रही है कि आधिपत्य नहीं स्वीकार करना चाहता, क्योंकि रियासतों के साथ उनके मधुर संबंध थे। महारानी ने कहा ही था कि भाई हम आप लोगों से अच्छा संबंध रखेंगे, तो अच्छा संबंध में रहते हुए कि मतलब सबको मतलब एक तरह से कुल इतना प्लान कर रखा था कि जाते जाते तुमको इतना मतलब इतने टुकड़ों में तोड़ देंगे तुम फिर एकीकरण की बात नहीं सोचोगे। लेकिन एकीकरण का उदाहरण अगर हम देखें तो अमेरिका से हमको मिलता है। अंग्रेज जब अमेरिका से भगाए गए थे तो उसमें 13 राज्य थे, और 13 राज्य अगर अमेरिका में के संविधान के बारे में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जो पहले शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ, कभी क्रांति के बारे में आपको बताएंगे, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो 13 कंट्रीज़ छोटे छोटे मतलब एक तरह से कहिए राज्य, इस वजह से अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है। और पहले 13 राज्य हुआ करते थे जब अंग्रेज वहाँ से छोड़ करके गए, एक तरह से उनको जब भगाया गया अंग्रेजों को 13 राज्य थे।
13 राज्यों में, सब 13 राज्यों में अमेरिका में देखेंगे तो हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि वो एक राज्य अपने आप में पहले परिसंघ की संरचना एस्टेब्लिश हुई थी। परिसंघ का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई संगठन जिसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जाए और जब चाहे तो उसको छोड़ करके चला है। जैसे आजकल के देखिए बहुत सारे संगठन बनते हैं, उन संगठनों में क्या होता है, व्यक्ति जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे सार्क देख लीजिए, ओपेक देख लीजिए, G20 देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें लोग जाते हैं और अगर अपना हित नहीं है तो चाहे तो उसको छोड़ करके आ सकते हैं। तो पहले तो अमेरिका इस तरह के कंडीशन में एक हुआ था कि भाई चलो ठीक है, मैं यहाँ से अंग्रेज जा रहे हैं छोड़ करके, तो अगर मान लो दोबारा तो हम लोग अगर एक नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो कभी हमला करके फिर से हमको गुलाम कर लेगा। तो कुछ मुद्दों को लेकर के अमेरिका एक संगठन परिसंघ की स्थापना करता है, 13 राज्य मिलते हैं और उसमें कुछ अपने मानक निर्धारित करते हैं, अपनी जैसे सुरक्षा को लेकर के, युद्ध को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, इस तरह से कुछ प्लानिंग करते हैं वो कि इन मुद्दों से संदर्भित कोई बात होगी तो हम लोग एक होकर के कार्य करेंगे, बाकी अपने अपने राज्य में हम अपने स्वतंत्र हैं। हर पॉलिसी बनाने के लिए हमारा गवर्नर है, हमारा गवर्नर राज्य को देखेगा, अपने तरह से पूरा प्रशासन देखेगा, हमारी कोर्ट है जो निर्णय कोर्ट दे देगी उस कोर्ट के उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं, और जैसे हमारे यहाँ क्या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से अगर असंतुष्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, किसी कोर्ट के द्वारा अगर किसी राज्य दे दिया डिसीजन तो वो सर्वोपरि होगा, बशर्ते कि वह मुद्दा नेशनल लेवल का ना हो, यानी कि अमेरिकी हितों को लेकर के ना हो। तो कुछ उसके संगठन बनाए गए हैं जो कि एक तरह से कई विषय हमारे यहाँ जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय है, उसी तरह से कुछ विषय बनाए गए हैं। तो ये अमेरिका संगठित होकर के अपना कार्य करता है और आज की डेट में मतलब परिसंघ से वो हट करके संघ के रूप में आ गया है। संघ की डिफिनेशन ये होता है कि कोई जुड़ने की तो व्यवस्था होती है, निकलने के कोई दरवाजे नहीं होते। संघ की सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि कोई जुड़ जाएगा तो, जैसे भारत का कोई राज्य आपने देखा है कि मैंने बताया दिया था संभवतः आप लोगों को कि कोई राज्य जोड़ने के लिए सरकार के पास पॉलिसी है, अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में आप देखेंगे जोड़ने के लिए तो है, लेकिन अगर कोई हिस्सा किसी को देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, 368 का प्रयोग करना पड़ेगा, आप दे नहीं सकते हो किसी को देने के लिए सुधार आगे चल कर क्या आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह की कुछ संरचना बनती है, तो परिसंघ से लेकर के वो संघ का निर्माण कर देता है और संगठित होकर के कार्य करते हैं। लेकिन भारत में ये एकता का परिचय नहीं दे पाते, अंग्रेज इसको खंडित करके जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग रहे, गद्दावर रहे हैं, सरदार पटेल वगैरह रहे, नेहरू जी वगैरह रहे, इन्होंने अपने बहुत बेहतर कार्य किया। और जानते हैं गृह मंत्री का जो कार्य होता है, गृह मंत्री वो देश के आंतरिक मामलों में सारा निर्णय उन्हीं का होता है। जैसे इस समय अमित शाह सर है, तो अमित शाह सर की जो भी प्लानिंग होगी, तो जो भारत का लॉ एंड ऑर्डर है इंटरनल, वो देखने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, उन्हीं की है, अमित शाह साहब की है। और अगर विदेशों से संबंध बनाने की बात हो, वो किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का, पीएम का होता है कार्य। पीएम किसी से मतलब किसी कंट्री से अपने कितने अच्छे मधुर संबंध रखते हैं, विदेश नीतियाँ सारी एक तरह से कहीं उन्हीं के ऊपर निर्भर करती हैं। तो उस समय क्या था, पटेल जी को भारत को एकीकरण के लिए लगाया गया था और नेहरू जी को विदेश नीति, क्योंकि नेहरू जी क्या थे, विदेशों में बड़े पॉपुलर शख्सियत थे। इसी नाते देखिए बहुत सारा उनके कमेंट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं कि उनके मतलब कुर्ते और उनके गुलाब के फूल को लगाना, तो ये विदेशी व्यक्तित्व लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनके समझौते बहुत अच्छे होते थे विदेशों से रिलेशन। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, थोड़ा सा हम लोग इस पर आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। इसके बाद ब्रिटेन में पेश की। इसके बाद ब्रिटेन में ब्रिटेन में 1930 में, इसके बाद ब्रिटेन में 1930 में, इसके बाद ब्रिटेन में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लगातार होगा बच्चों, कामा लगाइए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मकसद संवैधानिक सुधारों पर, गोलमेज सम्मेलन का मकसद संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करना था। विचार विमर्श के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 1933 ईस्वी में श्वेत पत्र जारी कर नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्वेत पत्र जारी कर नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। आई थिंक आप लोगों को कहानी थोड़ी समझ में आई होगी। इसकी कहानी ये है कि पहले आते हैं शाइमन कमीशन। शाइमन कमीशन में सारे लोग गोरे होते हैं। गोरे होने के नाते भारतीय उसका विरोध करते हैं। विरोध करने के कारण से वो अपनी रिपोर्ट तो दे देता है, लेकिन जो सचिव महोदय रहते हैं, सचिव महोदय भारतीयों को, कांग्रेसियों को संतुष्ट करने के लिए, जो कि कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में खुले मन से इन्होंने विरोध कर दिया कि शाइमन कमीशन का हम कांग्रेस विरोध करती है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर शाइमन कमीशन की रिपोर्ट को सीधे अगर डायरेक्टली ले लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि भाई अंग्रेज ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चैलेंज को लेते हुए भारतीयों के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया कि अगर आप लोग इसमें सामर्थ्यशील हैं तो आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनको संतुष्ट करते हुए आप लोगों में से कोई आए और संविधान का मसौदा तैयार करे, यानी प्रारूप तैयार करे। अगर किसी में कैलिबर है सबको संतुष्ट करते हुए तो आइए, आपका स्वागत है। तो भारतीय चैलेंज लेते हैं इसको। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बाकी 10 सदस्य 11 सदस्य मतलब जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति में 11 सदस्यों के माध्यम से एक प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप में कुछ बातें बताई जाती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग की जाती है, सुप्रीम कोर्ट स्थापना की बात कही जाती है, कुछ गुड़ बातें बताई जाती है ना। तो ये सब बातें होती हैं। फिर आगे जब जैसे ही रिपोर्ट पेश की जाती है अंग्रेजों के सामने, तो जिन्ना जी उसके पीछे अपनी रिपोर्ट 14 सूत्री मांग को लेकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट आ जाती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में रहते हैं वो अपनी बात को रख देते हैं। अम्बेडकर जी भी उस बात को लेकर के प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। तो ये होता है कि भाई ठीक है, तुम लोगों में डिस्प्यूट हो गया है, अब आप सभी लोग जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं आइए ब्रिटेन में बैठते हैं, चाय पीते हैं और आपसे चर्चाएं करते हैं, जो आप लोगों ने सलाह दी है उसको फिर हम लोग लागू करते हैं। यही 3 गोलमेज सम्मेलनों में होता है। और गोलमेज सम्मेलन के बाद में 30, 31 और 32 में लगातार होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है उसका 1933 में श्वेत पत्र जारी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून ले आती है। वही कानून चल करके 1935 का अधिनियम बनेगा और उस अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव, मतलब सारी प्रक्रिया लागू होंगी। वो बस यही आपको पढ़ना है। उसके बाद अब सरकार का गठन होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है ये बिल्कुल बात है। बाकी विशेष